तो इस सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है। होपफुली आपने इंट्रोडक्शन पार्ट और लेक्चर 1 देख लिया है ऑलरेडी। तो टॉपिक चला अर्ली मेडिवल हिस्ट्री और दिल्ली सल्तनत। एवरीवन, ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं तो पॉज करके पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट पे ध्यान रखना कि इफ यू नीड पर्सनल काउंसलिंग इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। अब ये कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन, होपफुली आपने पहला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया ही था कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। SOA का सोआ का रखना है, क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखना है थ्रू आउट दी सीरीज। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। बोला हिस्टोरियन बरौनी भी बोलते हैं कुछ लोग, डिड नॉट कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत इज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज। मैंने बताया आपको कि बियर मिनिमम हम करेंगे तो वो सारी की सारी चीजों पर ही आपको ध्यान रखना है जो मैं बताऊं। और वैसे डेटा तो बहुत सारा है पूरे लेक्चर में, अगर आप चाहो तो, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो मेरे बताने के अलावा भी जो है उसको भी कर सकते हो, अदरवाइज बियर मिनिमम तो आपको करना ही करना है। ओके, तो बरौनी ने है ना इस्लामिक ट्रूली इस्लामिक भी कंसिडर क्यों नहीं किया इंडिया को दिल्ली सल्तनत के अंदर में? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम, नहीं। मुस्लिम थियोलॉजिस्ट वेर ऑफन डिसरिगार्डेड, बिल्कुल नहीं। सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज रेगुलेशन, नहीं। द रिलीजियस फ्रीडम वाज अकॉर्डेड टू नॉन मुस्लिम, ये तो और गलत है। तो सही कौन है? चारों गलत हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तीसरा फिर से पढ़ते एवरीबॉडी। द सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज रेगुलेशन, बिल्कुल एवरीबॉडी। यही रीजन था जिसकी वजह से बरौनी ने दिल्ली सल्तनत को एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं माना। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर देख सकते हैं। According to Al-Baruni, the state in India under Delhi Sultanate was not truly Islamic because the Sultan had supplemented the Muslim law by framing their own regulation. For instance, the Sultan also formulated their own state laws called Jawabits. क्या बोलते थे उसको? Jawabits बोलते थे, to bring in practicality in solving dispute involving the people. Next question. Which one of the Cholas kingdom conquest Ceylon? Ceylon क्या है? श्रीलंका का एक पर्टिकुलर रीजन है। तो किसने किया था? याद कीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि राजेंद्र वन जो है उसने कॉन्क्विस्ट किया था। कहाँ? बहुत दूर दूर तक, है कि नहीं? देख सकते हैं कहाँ किया था। कि रीन ऑफ चोला रूल इन श्रीलंका स्टार्टेड व्हेन राजा फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट दी नॉर्दर्न हाफ ऑफ श्रीलंका एंड देन इन 1018 में राजेंद्र फर्स्ट ने इन्वेट किया सीलोन इन श्रीलंका एंड फाइनली एनेक्स द इंटायर आइलैंड। द चोलास रूल्ड ओवर श्रीलंका फॉर अबाउट अ सेंचुरी अंटिल दे वर ड्रिवन बाई ए सिन्हालीज किंग विजय बाबू शेख फर्स्ट इन 1070 से। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? ध्यान है, करेक्टली मैच हमसे पूछा है। तो हमने अभी पढ़ा भी किसी न किसी क्वेश्चन में कि दीवाने बंदगन जो है तुगलक ने, है ना, बनाया था। क्या है? एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव है ना, अलग से डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव बनाया जिसका नाम दिया दीवाने बंदगन। बोलो क्लियर है क्या? गुड। अभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़ा था। अब सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऊपर किसी हायर एग्जाम में सीखा हमने उसको आप कर पाते, राइट? अब ध्यान समझो, दीवाने बंदगन वाज ए डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव इंट्रोड्यूस बाय फिरोज शाह तुगलक। और बाकी दूसरा दीवाने मुस्तखराज, होपफुली प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अगर गलत हो जाए उसके लिए माफी, वाज डिपार्टमेंट टू रियलाइज अरियर्स इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी नॉट बलबन। फिर तीसरा भी गलत है, क्यों? क्योंकि दीवाने आमिर को ही वाज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अगला दीवाने अर्ज वाज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री इन दिल्ली सल्तनत स्टेबलाइज बाय बलबन। अब ध्यान समझिएगा, ये किसने क्या स्टेब्लिश किया, उसका क्या मतलब होता है, चारों के चारों आपको टर्मिनोलॉजी के साथ साथ किसने किया और मतलब क्या होता है क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस इवेंट क्या है? तो ये तो अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया सभी को पता है 1498 में, और डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक आई थिंक 13 है ना, 13 समथिंग था, कोई बात नहीं देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में करवाया था, तो 1206 हो गया। और रीन ऑफ कृष्ण देव ऑफ विजयनगर, ये बाद की बात है सबसे, आई थिंक 14th सेंचुरी की बात है, मतलब 1526 के आसपास। सो एवरीबॉडी, अब तीनों का पता है हमें। तो सबसे पहले क्या होगा? 2 होगा, फिर आई थिंक 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। तो 2431 कौन सा है? पहला है ये। तो अभी आपको ये सारी की सारी डेट ध्यान में रखनी है। देख लो आपके सामने दिख रहा है। कृष्ण देव राय का बात किया जाए तो 1471 से 1529 तक, ठीक है। विजयनगर एम्पायर रीनिंग फ्रॉम 1509 से लेकर 1529 तक। ही वाज द थर्ड मोनार्क ऑफ द तुलुआ डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी था? तुलुआ। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या? कृष्ण देव राय
और विजयनगर एम्पायर और तुलुवा डायनेस्टी कब से कब तक, 1509 से 1529। कुतुब मीनार की बात किया जाए, कमीशन बाई दी कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 में क्या हुआ था, कमीशन हुआ था और फिनिश हुआ था 1230 में बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश आफ्टर ऐबक डिमाइस ड्यूरिंग हिज इट्स कंस्ट्रक्शन। तो मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया, कब तक, 1230 तक। फर्स्ट पोर्टुगीज टू लैंड पता ही आपको, वास्को ड गामा 1498 में। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कब मरा, 1388 में मरा। होपफुली आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाते हैं, ये सामने रहा आपके। तो बोल रहा है कि टू विच लोधी सुल्तान डज द गिवन मैप रिलेट एंड व्हाट टाउन डज लाई द साइड मार्केट है। देखो ये बोल रहा कि ये जो है कौन सा टाउन है, जौनपुर अलीगढ़। अलीगढ़ तो इधर कहीं पे होना चाहिए, तो ये जौनपुर होगा पक्का, तो अलीगढ़ को कट करो, जौनपुर है। अब कौन सा, बहलोल लोधी या फिर इब्राहिम लोधी। तो करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी बहलोल लोधी की। गिवन मैप शोज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बहलोल लोधी द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। द टाउन मार्क ए मैप इज जौनपुर, पता ही आपको। which was one of the most important city in this Delhi Sultanate at the time. Ballol Lodhi defeated the Sarki dynasty of Jaunpur का 1479 में and annexed their territory to his own kingdom. तो ये सारी चीजें जो मैंने समझाया बताया उसको आपको ध्यान में होना चाहिए। अब बल्लोल लोधी के बारे में कुछ डिटेल, 1489 से लेकर 1517 तक, ठीक है। सोल्ड हॉर्सेस टू सुल्तान मोहम्मद शाह ऑफ द सैयद डायनेस्टी, अर्निंग हिम लैंड एंड द टाइटल ऑफ आमिर। ही एडेड सुल्तान मोहम्मद शाह अगेंस्ट मालवा सुल्तान और अर्न द टाइटल खाने खाना। तो अभी अगर एक स्टेटमेंट आ जाए कि खाने खाना किसको बोलते हैं, तो आप बता पाओ कि बहलोल लोधी को बोलते हैं, बोलो हाँ ना। 1448 में बहलोल वाज इनवाइटेड बाय आलम शाह मिनिस्टर टू ऑक्यूपाई द दिल्ली थ्रोन, एंडिंग द सैयद डायनेस्टी रूल ऑन अप्रैल 19। बहलोल खान बिकम द फर्स्ट लोधी रूलर एडॉप्टिंग द टाइटल बहलोल शाह गजवी। बस ये आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, और ये उसका डेट ध्यान में रखना है। 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं रख पाओगे आप। बहलोल एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी इंक्लूडिंग जौनपुर, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, अपर उत्तर प्रदेश, नोन फॉर रिस्पेक्टिंग अफगान नोबेल, ही गेन्ड देयर लॉयल्टी। बहलोल टॉम कहाँ पे बना है, चिराग दिल्ली में, चिराग दिल्ली कहते हैं इन दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फवाजील इन दी सल्तनत पीरियड मिंट। तो फवाजील का मतलब होता था एवरीवन की एक्सेस अमाउंट पेड टू दी एक्सचेकर बाय दी इक्तादार। इसको हम फवाजील बोलते थे, क्या बोलते थे, फवाजील। देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि दिस सरप्लस अमाउंट वाज कॉल्ड फवाजील, है ना। द डिमांड टू सेंड दी एक्सेस, बस ध्यान में रखो क्या है टर्मिनोलॉजी है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रिप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कनाल इन इंडिया, कौन था, वो था एवरीबॉडी आई थिंक फिरोज शाह तुगलक, है ना। अगर जहां तक मेरे को करेक्टली याद है तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान ऑफ दिल्ली सेंट्रल दिल्ली। Sultan of Delhi is renowned for constructing the most expensive canal network in India. Firoz Shah Tughlaq dedication to enhancing the empire foundational structure led to the creation of an extensive canal network, earning him the title of the father of Indian irrigation system. देख रहे हो, अगर कल को पूछे कि father of Indian irrigation system किसको बोलते हैं तो आप बता पाओ। He built 5 significant canal collectively known as, क्या क्या नाम था उनका, नहरे फिरोज शाही और दी फिरोज शाही कनाल। इतना ध्यान रहेगा आपको, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन द एंशिएंट इंडिया। आपने देखा ही उसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, मनीग्रामम। क्या बोलते थे एवरीबॉडी, कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स को मनीग्रामम बोलते थे। होपफुली आपको ध्यान में रहे, तो ये सारे सारे टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान होना चाहिए। मनीग्रामम का मतलब क्या होता है, विलेज मार्केट या फिर सेटलमेंट ऑफ ट्रेडर्स इन तमिल। The member of MoneyGramam were mostly Tamil speaking, but they also included people from other regions or religion. इतना बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रांड टाइटल आप, क्या बोल रहे थे उसको, जिले इलाही, दीने इलाही, टूटिए हिंद या फिर कैसरे हिंद। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जिले इलाही बोलते थे उसको। तो देख सकते हैं बलबन एज्यूम द ग्रांड टाइटल ऑफ जिले इलाही, जिसका मतलब होता है द शैडो ऑफ गॉड, है ना। क्या, शैडो ऑफ गॉड। दिस टाइटल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन कोर्ट मॉडल और रिफ्लेक्टेड हिज बिलीफ दैट ही रूल्ड विद डिवाइन सेक्शन एंड अथॉरिटी। क्या, divine section and authority. By taking this title, he aimed at emphasizes his absolute power and position as the representative of God on earth. समझ रहे हो क्या कितनी बड़ी बात बोल रहा? ओके, होपफुली आपको ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अब बोल रहा कि पहले लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मैच करो, गुप्ता, चांदेला, चालुक्य और पल्लवा। अभी सारों के सारों है, आपको पता ही है। खजुराहो किसका है, चांदेला का, राइट। तो चांदेला का तीसरा हो जाएगा, और बादामी जो है वो हो जाएगा आई थिंक पल्लवा का। तो बी का 3, डी का 1, देख लो, बी का 3, डी का, सॉरी,
डी का नहीं, बी का 3 और डी का बादामी एवरीबॉडी चालुक्य का था, तो सी का 1 होना चाहिए। 3-1 क्या, बीच वाले 3-1 पहला ही मिल गया, करेक्ट आंसर हो गया ए। बोलो क्लियर है क्या? तो गुप्ता का क्या हो जाएगा? देवगढ़। और पल्लवाज का क्या हो जाएगा? 4-3-1-2, है ना। दूसरा क्या है? पन्नमलाई। ओके, देख लेते हैं क्या है। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, पावरफुल एम्पायर सबको मालूम है। तो दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ इन उत्तर प्रदेश क्या है? गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, ये क्या बताता है? डिपिक्ट द 10th इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ओके, नेक्स्ट है चांदेला। क्या बनाया उन्होंने? खजुराहो टेम्पल आर्ट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। आपने देखा ही होगा किसको? खजुराहो टेम्पल को। चालुक्य की बात किया जाए एवरीबॉडी, तो चालुक्य डायनेस्टी वाज रॉयल। अब ये आपको ध्यान में रखना है, 12th सेंचुरी है ना, मतलब बेसिक चीज है सबके बारे में, चालुक्य, चांदेला, इन सब के बारे में। और इन्होंने बादामी बनवाया कहाँ पे? इन कर्नाटका, वेयर दे बिल्ड रॉक कट केव एंड टेम्पल विथ इंट्रिकेट कार्विंग और पेंटिंग। पल्लवाज की बात करें तो वन ऑफ देयर फेमस साइट इज पन्नमलाई इन तमिलनाडु, वेयर दे बिल्ड दी थालागेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस जूरिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया? क्या फेमस जूरिस्ट की बात हो रही है एवरीबॉडी? विज्ञानेश्वर या हेमाद्री या फिर राजशेखरा या फिर जिमुतवाहना, कौन थे? तो एवरीवन इसमें पहला, दूसरा और चौथा है, तीनों के तीनों क्या थे? फेमस जूरिस्ट थे। लेकिन राजशेखरा और फेमस जूरिस्ट नहीं थे। तो क्या थे? ये देखो ध्यान से कि विजननेश्वर, a notable jurist of 12th century India, authored the मित्तक्षरा, a significant legal work on Hindu inheritance। ठीक है, क्या ये बात हो गई हमारी विजननेश्वर के बारे में। आगे बात करते हैं इसमें कि हेमाद्री के बारे में, हेमाद्री पंडिता के बारे में जान सकते हैं आप, और जिमुतवाहन के बारे में। ठीक है, तो एवरीवन बस यही आपको ध्यान में रखना है कौन थे और कहाँ पे थे। ठीक है, तो हेमाद्री पंडिता के बारे में जान लिया, कब थे? 1249 से लेकर 74 तक, अंडर किंग महादेव। इतना ज्यादा डिटेल आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस ये ध्यान में रखना है यादवा डायनेस्टी के टाइम पे क्या थी ये एक फेमस जूरिस्ट। और रीजन, अगर रीजन के साथ साथ डेट भी याद हो जाए तो क्या बात है। ठीक है, हेमाद्री सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन लाइज इन हिज क्रिएशन ऑफ हेमापंथी आर्किटेक्ट्स एंड द जस्टिस ज्यूरिस्टिक वर्क, जिसका नाम था चतुर्वर्ग चतुर्वर्ग चिंतामणि। इसी तरीके से जिमुतवाहन का भी देख सकते हो, 12th सेंचुरी में सिग्निफिकेंट संस्कृत स्कॉलर फ्रॉम बंगाल, नोन फॉर हिज लीगल और रिलीजियस वर्क इन वैष्णविज्म। अब आगे बढ़ते हैं, जो चौथा ऑप्शन था हमारा, जो फेमस ज्यूरिस्टिक्स नहीं है, वो कौन? 10th सेंचुरी में राजशेखरा वाजा महाराष्ट्री प्राकृत और संस्कृत पोएट थे, ड्रामिस्ट थे और क्रिटिक इन कोर्ट ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा, नोटेबली फॉर द काव्य मीमांसा, अ गाइड फॉर पोएट्स। ही रोट दी कर्पूरामंजारी प्ले टू ऑनर हिज वाइफ अवंती सुंदर। होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो, अगर कहीं पे गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा। टॉट किंग महेंद्र पाल वन को इन्होंने पढ़ाया भी। ठीक है, ये देखो सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा कि कंप्लीट मेडिवल कंसीडर द गिवन मैप, द रूट इंडिकेटेड ऑन द मैप वाज फॉलोड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स बाय। तो देखो यहाँ दिल्ली से चला सीधे सीधे एकदम साउथ तक पहुंचा ना। इसने कौन था? मालिक कपूर था एवरीबॉडी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। बोलो क्लियर है क्या? कब? 1307 में ही इन्वेडेड द यादवा किंगडम ऑफ देवगिरी। याद कीजिए, मैंने बोला था 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही एनेक्स कर लिया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मालिक कपूर का मिलिट्री एक्सपेडिशन था ऊपर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। काफूर देन वेंडर्ड साउथवर्ड besieging Warangal in 1310, he continued to the Hoysala of Pandya kingdom, extracting wealth before returning to Delhi. कब? 1311 में आई थी। ओके, काफूर लेड अनदर एक्सपेडिशन टू देवगिरी, कब? 1313 में। देवगिरी का मतलब क्या हुआ? यादवा किंगडम ही। कहाँ पे? देवगिरी मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद या छत्रपति संभाजीनगर अभी के टाइम से, मतलब अभी उसका नाम बदल के छत्रपति संभाजीनगर कर दिया है। नेक्स्ट एवरीबॉडी, ब्रॉन्ज आइकन ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेबली शो द डीटी विथ। तो इसका इनके 4 हैंड्स है एवरीबॉडी। एक काम करता है, मैं आपको इमेज ही दिखा देता है एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये देखो इमेज, ये है नटराजा इमेज। दिख रहा क्या? कितने हैंड है? टोटल 4 हैंड है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होल्ड कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। नटराज मीन्स द लॉर्ड ऑफ डांस एंड द डिपिक्ट द शिवा परफॉर्मिंग द कॉस्मिक डांस ऑफ द क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, और इनवेरिएबली शो द डीटी विथ 4 हैंड्स ईच होल्डिंग अ डिफरेंट सिंबल और गेस्चर्स। क्लियर है क्या आपको? ये नया इमेज मैंने लगाया गूगल से निकाल के।
होपफुली आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन इन दी, क्या कालिदास का जो नाम है कहाँ पे मेंशन है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन है एवरीबॉडी। एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आप ध्यान से देखो कि ये मिलता है हमें कर्नाटका स्टेट में एहोल इंस्क्रिप्शन, और एहोल इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय रवि कीर्ति, कोर्ट पोएट ऑफ चालुक्य किंगडम। पुलकेशिन सेकंड हु reigned फ्रॉम 610 से 642 सी तक। द इंस्क्रिप्शन प्रेजेस कालिदास पोएटिक स्किल और कंपेयर्स हिम टू द स्वान हंस दैट कैन सेपरेट मिल्क फ्रॉम वाटर। देख रहे हो उनको हंस से कंपेयर किया जो क्या कर सकता है, मिल्क को वाटर से सेपरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट iconographical creation made by the स्थपतिज ऑफ साउथ इंडिया पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो ये एवरीबॉडी है क्या, बिल्कुल सही। ऊपर भी आपने देखा नटराज की, है ना, ब्रॉन्ज की एक नटराज की, है ना, ब्रॉन्ज आइकन ऑफ नटराज आज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट iconographical creation because they capture the essence of Hindu philosophy and cosmology in a single image. They also demonstrate the mastery of the Chola sthapatis are sculptors who use the lost wax technique to create intricate and realistic figure. इतना ध्यान रहेगा क्या आपको? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ डिटेल रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोला इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शन एट। ये कहाँ कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलता है, तो आंसर देख लेते हैं एवरीबॉडी, इसका मेरे को भी याद नहीं। इसका है उत्तरमरेरू इंस्क्रिप्शन, यहाँ से मिलता है। क्या है ये, एक सेट ऑफ कॉपर प्लेट दैट रिकॉर्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलाज कब 10th century CE। The inscription revealed that the village has a democratic system of electing its representative who formed various committees to manage different aspects of the village affairs. The inscription also mentioned the qualification, disqualification and duties of the candidate and the official. सोचो 10th century की बात हो रही है everybody, कितना 10th century की बात। नेक्स्ट है, who among the following introduced the famous Persian festival नवरोज। नवरोज को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? बिल्कुल सही जवाब है आपका, बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब ध्यान से देखो, बलबन इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। नवरोज आल्सो नोन एज नवरोज इज द पर्शियन न्यू ईयर मार्किंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग। स्ट्रेटजिक मूव टू शोकेस हिज ऑपुलेंस एंड अथॉरिटी टू बोथ द नोबल एंड द जनरल पॉपुलेशन। कौन, बलबन ने ऐसा किया था, इसलिए कंसोलिडेट हिज इन्फ्लुएंस एंड एम्फसाइजेस द ग्रैंडुअर ऑफ हिज reign थ्रू द सेलिब्रेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट नवरोज फेस्टिवल। अच्छा, नवरोज फेस्टिवल के बारे में आप और इंफॉर्मेशन देख सकते हो कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल है दैट इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ ईरानियन, टर्किश और अदर सेंट्रल एशियन और मिडिल ईस्टर्न कल्चर। इट मार्क द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। इतना इंफॉर्मेशन इनफ है। अब कुछ और है कि इन 1079 AD में पर्सियन मतलब ईरानियन किंग नेम्ड जलाउद्दीन मालिक शाह इंट्रोड्यूस दिस फेस्टिवल टू जनरेट रेवेन्यू और कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल। It is inscribed in the list of UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity of India. It is known as the जमशेद नवरोज। क्या कहते हैं इसको, जमशेद नवरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो ये भारी सा स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि whom the above passage refer to, किसको रिफर करता है चारों में से। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। In the course of a career on the road spanning almost 30 years, he crossed the breadth of the Eastern Hemisphere, visited territories equivalent to about 44 modern countries and put behind him a total distance of approximately इतना miles. The world's greatest traveler of pre-modern times to कौन है? ये है everybody इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। होपफुली आप मतलब लोग इससे इंस्पायर होते हैं ट्रेवल के मामले में, समझ रहे हो क्या? तो पैसेज डिस्क्राइब अबू अब्दुल महमूद इब्न बतूता, कॉमनली नोन एज द इब्न बतूता, एज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्री मॉडर्न ट्रेवलर। ही एम्बार्क ऑन अ जर्नी स्पेनिंग ऑलमोस्ट 30 सालों तक वो घूमता रहा और इतने माइल्स कवर किया। किलोमीटर में बात की जाए तो इतना, कहाँ कहाँ, साउथ एशिया, चाइना, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, है ना, इधर सारा कुछ घूमा। मेगास्थनीज के बारे में जान लो, कब से कब तक, 350 से 290 BC तक। ही सर्व्ड एज एन एनवॉय अंडर सेलुकस फर्स्ट निकेटर विजिटिंग चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट इन पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। हिज अकाउंट ऑफ इंडिया नोटेड इन द लॉस्ट वर्क इंडिका। उसने कौन सी बुक लिखी? इंडिका। किसने? मेगास्थनीज ने। इतना इंफॉर्मेशन इनफ है। फाक्सिन की बात करें तो फाहिन उसको बोलते थे। एक रिमार्केबल जर्नी टू इंडिया अराउंड कब 399 CE में, स्पेंडिंग 10 साल ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे 399 में कौन आया था? फाहिन या फिर फाक्सियान। ओके। और रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, हिज मेमोरीज ऑफर इनसाइट इनटू एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, रिचुअल और बुद्धिज्म। He marveled at the benevolence, prosperity and religious practices of Magadha. इतना ध्यान रहेगा क्या? बहुत है।
एवरीबॉडी इस पूरे लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको सारा एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो, कहीं पे कोई भी डाउट कोई परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपन डिस्कस करेंगे। और ये है बेयर मिनिमम, जितना मैंने हाईलाइट किया बताया आपको उतना तो ध्यान होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है फैक्ट्स को रटने की या फिर लर्न करने की तो बहुत अच्छी बात है एवरीबॉडी, है ना। बाकी जो चीजें मैंने नहीं एक्सप्लेन की ना इस पूरे लेक्चर में उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? गुड। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपको जीवंत रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए, और इसको आप मेंस में यूज कर पाओ इस आशय के साथ। तो आज के लिए है, अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।